हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विलियम कॉलिंस की ओड टू सिंप्लिसिटी के बारे में। इस पोइम में जो कवि होता है वो कविता में सरलता की देवी का आह्वान करता है। सरलता को कवि ने भव्य तथा सुंदर महिला के रूप में मानवीकरण किया है। कॉलिंस के अनुसार सभी रियल पोइम्स होती है उनको प्रकृति के प्रति अपना दर्पण थामे रखना चाहिए और प्रत्येक कविता सरल भावों की स्वयमेव अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कवि सिंप्लिसिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहता है और जो उसके समकालीन कवि थे वो सिंप्लिसिटी को खो चुके थे। इसके लिए कवि चाहता था कि वापस सिंप्लिसिटी की वही अवधारणा, वो पहले वाली स्थिति वापस आए। इसलिए उसने इसके बारे में संबंध में एक पोइम लिखी, वो है ओड टू सिंप्लिसिटी। और इसकी आज अपन हिंदी में पूरी व्याख्या करेंगे, स्टेंजा वाइज व्याख्या होगी। और आगे अपन बात करते हैं फर्स्ट स्टेंजा के बारे में। फर्स्ट स्टेंजा जो आप सामने देख रहे हैं, ओ दो बाई नेचर टॉट टू ब्रीथ हर जेन्युइन थॉट इन नंबर्स वार्मली प्योर एंड स्वीटली स्ट्रॉन्ग, हु फर्स्ट ऑन माउंटेन्स वाइल्ड इन फैंसी लवलिस्ट साइल्ड द बेब और प्लेजर्स नर्सेड द पावर्स ऑफ सॉन्ग। पहले स्टेंजा में सरलता को एक देवी के रूप में मानकर संबोधित करते हुए कवि कहता है कि प्रकृति ने सिंप्लिसिटी, जो सरलता या सादापन होता है, उसको मौलिक विचारों तथा भावनाओं को कविता में अभिव्यक्ति देने के लिए उसे प्रकृति ने शिक्षित किया है। सरलता रूपी देवी ने पहले तो जंगली पर्वतों पर गाने की शक्ति का विकास किया, अर्थात प्रकृति ने कल्पना में गाना गाने की शक्ति का पालन पोषण किया। कवि कहता है कि जो गाना है वो सरलता और आनंद का आकर्षक बालक है, जो कविता में शक्ति, पराक्रम तथा ओज भरता है, जो कविता के पाठकों के हृदय को आकर्षित करने के लिए भावना को उत्तेजित करता है। कवि के अनुसार प्राचीन ग्रीक के कवि सरलता के धनी थे, इसलिए वो ग्रीक कवियों की सरलता को प्राप्त करने की इच्छा करता है। इस प्रकार इस पहले स्टेंजा की समाप्ति होती है और अपन आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा के ऊपर। सेकंड स्टेंजा, दो हु विथ हर्मिट हार्ट डिस्टेंट द वेल्थ ऑफ आर्ट एंड गुड्स एंड पिजेंट वीड्स एंड ट्रेलिंग पाल बट कॉम्स्ट ए डिसेंट मेड इन एटिक रोब एरियाड ओ सेस्ट अनबोस्टफुल नेम टू दी आई कॉल। इस स्टेंजा में कॉलिंस कहता है कि सिंप्लिसिटी हर्मिट के हार्ट के समान है, मतलब एक साधु के समान है। साधु का जो हार्ट होता है उससे कॉलिंस ने सिंप्लिसिटी को पर्सोनिफाई किया है। और ये सभी सजावट, ऑर्नामेंट, शोवी थिंग्स आदि को पसंद नहीं करती है। वह चाहती है सिंपल ग्रीक एथेरियन क्लॉस को। और कॉलिंस जो होता है उसको निम्फ, एक अप्सरा, अनबोस्टफुल, जो डींगे नहीं मारती, उसके रूप में इसको पुकारता है और उसको एक पवित्र और स्वीट अप्सरा के रूप में संबोधित करता है। अब अपन बात करते हैं तीसरे स्टेंजा के बारे में। बाय ऑल द हनीड स्टोर ऑन हिब्लाज थिम्पी शोर, बाय ऑल हर ब्लूम्स एंड मिंगल मर्मर डियर, बाय हर हुज लव लॉर्न बॉय इन इवनिंग म्यूजिंग स्लो सूटेड स्वीटली सैड इलेक्ट्राज पोर्ट्स हियर। इस स्टेंजा के अंतर्गत कवि कॉलिंस के द्वारा यहाँ प्राचीन कविताओं की प्रिय चीज़ों की ओर संकेत करता है। कवि हिब्ला के मधुर किनारे के नाम पर सादेपन का आह्वान करता है। हिब्ला जो है वो सिसिली का एक शहर है जो वर्तमान इटली देश में है, जो शहद के हरे पौधों के लिए प्रसिद्ध है। तथा कवि हिब्ला सिसिली की सरल तथा मधुर पेस्टोरल कविता की ओर संकेत करता है, जहाँ पर फूल अपनी पूर्ण मधुरता तथा सौंदर्य में खिलते हैं और जहाँ पर सरिताएं अपनी कलकल आवाज में बहती रहती हैं। ये सब पूरा हिब्ला का सौंदर्य वर्णन कर रहा है कवि यहाँ पे। हिब्ला जो इटली का एक शहर है। कवि सरलता को नाइट एंजल के नाम से बुलाता है, जिसके संध्या को गाए जाने वाले करुण प्रेम गीत सोफोक्लीज को शांति प्रदान करते हैं। यहाँ पर सोफोक्लीज है वो त्रासदी का कवि हैं। कवि फिर से नाइट एंजल का जिक्र करता है और कहता है कि ये शाम को अनसाए प्रेम के गीत मधुरता पूर्वक तथा द्रवित रूप में गाती है
जो सोफोक्लीज के कानों में राहत का प्रभाव छोड़ता है। और जो सोफोक्लीज जो कि एक त्रासदी का कवि है, जिसने इलेक्ट्रा को एक नायिका के रूप में रखकर एक दुखांत नाटक लिखा था, कॉलिंस उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। वो सोफोक्लीज से प्रेरणा प्राप्त करता है। और इसमें जो नाइट एंजल हैं वो एक ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार नाइट एंजल और प्रोक्नी दो बहनों के रूप में मानी जाती है, और जो पक्षियों में परिवर्तित हो गई थी। नाइट एंजल एक कोयल के रूप में तथा प्रोक्नी एक अबाबिल चिड़िया के रूप में। क्योंकि नाइट एंजल अपने प्रेम में पीड़ित थी, इसलिए कोयल जिसमें वह परिवर्तित हुई थी प्रेम के दुखद गीत गाती थी। यहाँ पर कवि इलेक्ट्राज पोइट सोफोक्लीज से प्रेरणा प्राप्त करना चाहता है। अब अपन आते हैं अगले स्टेंजा के ऊपर। इस स्टेंजा में बाई ओल्ड सोफोसियस deep who spread his wavy sweep in war blade wandering round the green retreat on whose enamelled side when holy freedom died no equal haunt elude the future feet। कवि यहाँ सेफिसस रिवर के बारे में बात करता है जो एथेंस के वेस्ट में स्थित है। एथेंस जो ग्रीस की राजधानी है। कवि जो सरलता है, सिंप्लिसिटी है, उसकी तुलना सेफिसस के साथ करती है और कहता है कि जो सेफिसस की धाराओं के समान मधुर मधुर गीत गा रही है। आगे कवि कहता है कि जब होली जो एथेंस ग्रीस था उसके ऊपर विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया और उसने अपनी फ्रीडम खो दी, तो वहाँ से सिंप्लिसिटी ने प्रस्थान कर लिया और वो रोम चली गई। लेकिन जो लास्ट लाइन में कवि कह रहा है, नो इक्वल हॉन्ट एल्यूड द फ्यूचर फीट, उसको जो ग्रीस में सम्मान मिलता था वो वापस आगे फ्यूचर में उसको नहीं मिला। इसलिए कवि यहाँ दुख प्रकट कर रहा है कि सिंप्लिसिटी ग्रीस से रोम चली गई। आगे अपन बात करते हैं अगले स्टेंजा के बारे में। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ स्टेंजा के बारे में। O sister meek of truth, to my admiring youth, the sober air and native psalms infuse, the flowers that sweetest breathe, though beauty could the wreath, still ask the hand to range their ordered hues। इस स्टेंजा में पोइट सिंप्लिसिटी को ट्रूथ की मीक सिस्टर के रूप में दर्शा रहा है। ट्रूथ सिंपल पोइम के रूप में सामने आता है। ये यूथ की तरफ से ये पोइम लिखता है और कवि चाहता है कि सिंप्लिसिटी उसकी पोइट्री को इंस्पायर करे तथा मदद करे कि उसकी पोइट्री अपनी मधुर आवाज़ में सबके दिलों पर राज कर सके। वह चाहता है कि पोइट्री जो फूल होते हैं उनमें स्वीट सुगंध पैदा करने में तथा उनके खिलने में मदद करे, ताकि वो जो स्वीट फूल होंगे वो सुंदर माला में अरेंज हो सके तथा सुगंध बिखेर सके, आसपास के माहौल को सुंदर बना सके। अब अपन आते हैं सिक्स्थ स्टेंजा पे। While Rome could none esteem but virtue's patriot theme, you loved her hills and laid her lurate band, but stayed to sing alone to one's distinguished throne, and turned the face and fled her altered land। विलियम कॉलिंस यहाँ पर सिंप्लिसिटी जो रोम के अंदर चली गई थी ग्रीस में, उसके बारे में बात कर रहा है और वो कहता है कि जब सिंप्लिसिटी को रोम में भी लव और रिस्पेक्ट मिलनी बंद हो गई तो उसने जल्द ही रोम को भी छोड़ दिया। उसको यहाँ पर सिर्फ ऑगस्टस सीजर के टाइम में वो सम्मान और लव मिला था। जब वहाँ के पोइट्स, सभी पोइट्स ने सिंप्लिसिटी को रिस्पेक्ट नहीं दी तो उसने अल्टरनेट लैंड इंग्लैंड में शरण ली और उसने रोम को छोड़ दिया। लास्ट लाइन में आप यहाँ देख सकते हैं, एंड टर्न द फेस एंड फ्लेड हर अल्टर्ड लैंड। अल्टर्ड लैंड कौन थी? इंग्लैंड। अब अपन नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं। अब अपन बात करते हैं सेवंथ स्टेंजा की। नो मोर इन हेल और बोर द पैसन ओवन दी पोर, लव ओनली लव हर फॉस्टलेस नंबर मीन, फॉर दो हास्ट लेफ्ट हर श्राइन, नॉर ओलाइव मोर नॉर वाइन, shall gain the feet to bless the servile scene। इस स्टेंजा में भी कवि
जो सिंप्लिसिटी को रोम में रिस्पेक्ट और लव नहीं मिल रहा था उसके बारे में बात करता है, और यहाँ पर इटली के पुनर्जागरण आंदोलन के प्रेमियों की ओर संकेत भी करता है, जब कविता का गाना सरलता के रूप में नहीं था। कवि कहता है कि सरलता द्वारा रोम की भूमि को छोड़ देने के पश्चात राजाओं के विशाल कक्षों में, सामंतों तथा दरबारियों में, अथवा इटली की महारानियों तथा राजकुमारियों के व्यक्तिगत कक्षों में गायकों द्वारा गाए गए गीत सरल ध्वनि में भावों और आवेश को अभिव्यक्त नहीं कर सके। उनमें शक्ति तथा ओज की कमी थी और उनका प्रभाव भी खो चुका था। वाक्य विन्यास की सरलता का प्रेम भरे गीतों द्वारा स्थान ले लिया गया था। जहाँ पर जो पैट्रियोटिक सॉन्ग थे उसकी जगह लव सॉन्ग आ चुके थे, और इसलिए उसने अपने नैसर्गिक शक्ति, ताजगी तथा आकर्षण खो दिया था। ऐसे में रोम की धरती पर पैर जमाने के लिए न तो गुलामी वाली शांति और न ही मदिरा सरलता को प्रलोभित कर सकी, क्योंकि ऑगस्टस युग के बाद के रोमन कवियों ने देशभक्ति की सरल और गंभीर विषय वस्तु को छोड़ दिया था तथा बस्काने प्रेम की गीतों की विषय वस्तु को अपना लिया था। इसकी लास्ट सीन में आप देख सकते हैं, शैल गेन द फीट टू ब्लेस द सर्वाइल सीन। उसने अपने पैट्रियोटिक चीज़ों को छोड़ के बस्काने प्रेम की गीतों को अपना लिया था। 8th स्टेंजा, दो टेस्ट दो जीनियस ब्लेस some divine access, faint the cold work till thou inspire the whole, what is what all supply, may court may charm over I, thou only thou canst raise the meeting show। इस कविता में कवि को सिंप्लिसिटी की आवश्यकता महसूस होती है तथा वो कहता है कि उसको सिंप्लिसिटी की हेल्प की और ब्लेसिंग की ज़रूरत है, और उसकी पोइट्री यदि बिना सिंप्लिसिटी के निरस और ठंडी पड़ जाएगी। और पोइट कहता है कि वो अपने रीडर के दिल को सिर्फ सिंपल लैंग्वेज के द्वारा छू सकता है। इस प्रकार कवि चाहता है कि सिंप्लिसिटी उसकी जो पोइट्री है जो कवि लिख रहा है उसके अंदर अपना प्रभाव रखे तथा रीडर्स, पढ़ने वाले जो उसकी पोइट्री को पढ़ेंगे उनके दिलों के अंदर अपनी एक जगह बनाए। कवि का मानना है कि सिंप्लिसिटी से बेस्ट कुछ नहीं है जो उसकी पोइम को मतलब आकर्षक बना सके, क्योंकि कवि का मानना है कि जो हाई प्रोफाइल लैंग्वेज है उससे सिंप्लिसिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अपन बात करते हैं अगले स्टेंजा की। अब अपन आते हैं लास्ट स्टेंजा पे। ओ दीज लेट अदर्स आस्क टू एड सम माइटी टास्क, I only seek to find the temperate well, where oft my reed might sound to maid and shepherd rounds, and all the sons, O nature, learn my tale। इस पोइम के अंदर जो लास्ट स्टेंजा है उसके अंदर कवि कॉलिंस कहना चाहता है कि दूसरे पोइट है जो हाई डेकोरेटेड एंड जो ऊंची मतलब कठिन भाषाओं में जो पोइम लिख रहे हैं उनको लिखने दी जाए, लेकिन वो ये भी चाहता है कि सिंप्लिसिटी उसकी पोइट्री पर दया करे। वो ग्रीक सरवाई की तरह साउंड चाहता है। वो चाहता है कि उसकी पोइट्री का म्यूजिक शहरों की सकासौंध से हटकर कंट्री साइड का सादापन लिया हुआ हो, ताकि दूसरे पोइट उसे देखकर इंस्पायर हो और सिंपल स्टाइल में लिखना वापस शुरू करे। इस तरह इस पोइम का जो समापन था वो हो चुका है, और आगे भी यदि आप ऐसी पोइम्स वगैरह चाहते हो कि मैं बनाऊं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको कौन सी पोइम की पूर्ण एक्सप्लेनेशन चाहते हो। हम आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।